ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एंड अपन कंटिन्यू करते हैं एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू में अभी तक अपन ने, आप देख सकते हो कि एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर रहे थे और उसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को कवर कर रहे थे। कल तक अपन ने पढ़ा कि सिंपल में तीन टाइप की टिश्यू अपन ने पढ़ी। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल हो सकती है या तो सिंपल कॉलमनर हो सकती है। एक दूसरी सिंपल एपिथेलियम रह जा रही है, उसको अपन कवर करते हुए चलते हैं। ध्यान से समझना, ये होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है ये समझना ध्यान से। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल जो एपिथेलियम होगी वो एक ही लेयर से बनी होगी। कितने? एक ही लेयर से बनी होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, यानी कि ये स्यूडो मतलब कि फॉल्स लेयर से बनी होती है। होता है कि लेयर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर से बनी है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। तो ये अपनी कॉलमनर एपिथेलियम है, उसका ही एक मॉडिफिकेशन है। ये अपनी कॉलमनर एपिथेलियम है। तो होती तो एक ही लेयर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये दो लेयर से बनी है। पहले मैं इसके बेसल सेल्स बना देता हूँ। ये एलोंगेटेड है, अभी भले मैं कैसे भी बना रहा हूँ। अब माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो पता चला कि ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है ना, यहाँ पे कुछ और सेल्स दिखे गए। तो लोगों ने समझा कि ये पहला लेयर है और ये होगा दूसरा लेयर, पर ऐसा नहीं है। ये सेल्स जो होते हैं वो होते हैं राउंड सेल्स, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है राउंड न्यूक्लियस। अब ध्यान से समझना, ये राउंड सेल्स है ना, वो कोई और ही सेल्स है। उनका एपिथेलियम सेल से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर में है, लेकिन कॉलमनर सेल्स का यहाँ पे एक ही लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। इसीलिए फॉल्स लेयर यहाँ पे जनरेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर से कॉलमनर एपिथेलियम हमेशा मॉडिफिकेशन में ही आती है। तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, इसका एक मॉडिफिकेशन होता है, और इस मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा नाम है, ध्यान से समझना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो पहले बना देते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो ये देखो, ये बन गई आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि ये कॉलमनर सेल्स है, यहाँ पे बेसल सेल्स आ जाते हैं कुछ, और ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स होते हैं, जो मॉडिफिकेशन में क्या होता है इन सेल्स में, इन सेल के पास मॉडिफिकेशन में होता है, एक तो सीलिया होता है इनके पास। दूसरा दूसरा इनके पास होता है गोबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के आगे क्या लिखेंगे? सिलिएटेड। ओके। कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब ध्यान से समझना, ब्रश बॉर्डर और म्यूकस वाला अपन ने एक साथ देखा है, वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है अपन को। तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है और साथ में ग्लैंडुलर है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये याद रखना, ये देखने को मिलती है अपने को नेजल चैम्बर में। ओके, उसके साथ ट्रेकिया में, उसके अलावा ब्रोंकाई में। ठीक है, उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स में। इतना याद रहेगा। तो ये
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एक मॉडिफिकेशन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ लोग इसको इस तरीके से याद रखते हैं, PCCGET, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम आपको दिखे उसके साथ ही आपको समझ जाने का ये एपिथेलियम कहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो एपिथेलियम है वो खत्म होती है और यहाँ से शुरू होती है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ और यहीं से शुरू होगी कौन सी, कंपाउंड एपिथेलियम। अब ध्यान से समझना, कंपाउंड एपिथेलियम जो होगी ना, वो दो तरीके से हो सकती है। कंपाउंड एपिथेलियम या तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो सकती है या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो सकती है। कंपाउंड एपिथेलियम या तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो सकती है या सेकंड कौन सी हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड। अब दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इधर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले समझाता हूँ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम सबसे पहले उसमें जो बेसल लेयर होता है उसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ओके। और उसके ऊपर पियर शेप सेल्स होते हैं, पियर देखा है ऐसे, पियर शेप सेल्स होंगे। अब ये एक्चुअली क्या था, क्यूबॉइडल सेल्स ही थे, लेकिन जैसे जैसे नीचे सेल्स यहाँ से ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर जो है सेल्स ऊपर जाएंगे। स्किन में क्या होता है, डेड स्किन क्यों अपन रोज अपने को मिलती है, जैसे जैसे नीचे से सेल्स ऊपर आते हैं वैसे वैसे ऊपर के सेल्स डेड होते हैं और रिमूव हो जाता है, ओके। इसी तरीके से ये यहाँ पे सेल्स आएंगे, बनते जाएंगे, ये पियर शेप सेल्स होते हैं। ओके, याद रहा, सबसे नीचे कौन सी सेल है, क्यूबॉइडल। ये वाले जो सेल्स है वो है पियर शेप। सबसे ऊपर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं ओवल शेप, एलोंगेटेड या तो ओवल शेप होता है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, किडनी आपको पता है, चलो किडनी बना लेते हैं। किडनी में ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये छन्नी जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ओके। रीनल पेल्विस से बाहर जो आता है, कौन आता है बाहर, यूरेटर आता है, ये यूरेटर। यूरेटर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एम्प्टी होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर यहाँ से कौन निकलता है, यूरेथ्रा। इन सारी जगह पे अपन को कौन देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से समझना कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है उसके सेल्स जो है, आप ध्यान से देखो कितने, ये शेप क्यों बदला गया, क्योंकि ऊपर इनके पास एक लिमिट है, इसके बाहर ये सेल नहीं जा सकते। इनके बाहर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। जैसे अपने डेड स्किन होती है तो बॉडी से क्यों डिटैच हो जाती है, ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कहाँ तक जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर से रिमूव हो जाएंगे। तो एक लिमिट तक ही ये रह सकते हैं, और ये बाहर ना जाए यहाँ तक रहे तो इनका शेप जो होता है वो इनको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है,
आप देखो कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका शेप खाली में अलग होता है, एम्प्टी यूबी का अलग होता है, और जब भरा हुआ यूरिनरी ब्लैडर होता है तो वो एकदम स्ट्रेच्ड होता है, तो इसीलिए वो ट्रांजिशनल बोलते हैं। इसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, उल्टा ज़्यादा सेल्स का वेर आउट होता है, इसीलिए इनका जो माइटोटिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, माइटोटिक इंडेक्स इनका कैसा होता है? हाई। अब आप पूछोगे माइटोटिक इंडेक्स क्या है? माइटोटिक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि इनका सेल डिवीजन जो होता है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाई लिख रहा हूँ मैं। और इसी वजह से इनको बोला जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। याद रहेगा? ओके, नेटिव लिखो या नेटिवम कर दो, अपने जैसा ही है सब। ये सेम चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है स्ट्रेटिफाइड में। एक्चुअली ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, क्योंकि यहाँ पे भी तो लेयर है, तो इसका ही टाइप है। लेकिन फिर भी अपन ने क्या किया कि एक स्पेशल टाइप की टिश्यू थी तो इसको अलग से पढ़ लिया। यहाँ पे भी सेम, नीचे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन होता है? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं 2 से 3 लेयर, वो होते हैं पायरिफॉर्म के, यानी कि पियर शेप के होंगे। सेम यहाँ पे भी सेम होगा, ये 2 से 3 लेयर जो होते हैं वो पियर शेप के होते हैं। ठीक है, ये दोनों पियर शेप के हैं। और सबसे ऊपर जो होते हैं, यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने डैश लाइन बनाई वो होती है डिफरेंट इन डिफरेंट टिश्यू, और इसके हिसाब से एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, ये जो डैश वाली लाइन बताई है वहां पे केरेटिन आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे अपन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, उस तरीके से अगर वहां पे कोई और सेल्स आ जाए तो वहां पे कुछ और सेल्स हो जाएंगे, तो देखते हैं अपन कि क्या होता है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा कि टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस? अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी मैंने, इसके ऊपर सबसे नीचे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, सबको पता ही है। इसके ऊपर यहाँ पे पियर शेप सेल्स होंगे। ठीक है, 2 से 3 लेयर होते हैं। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मतलब नहीं है इसका। अब ये ऊपर वाला लेयर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अपना टाइप ऑफ एपिथेलियम भी चेंज होगा। जैसे कि ठीक है, सबसे पहले समझो कि मान लो कि जो आपका ऊपर वाला लेयर है वो स्क्वेमस सेल से बना है। ये जो ऊपर वाला लेयर है, कौन सा ऊपर वाला लेयर? ये जो ऊपर वाला लेयर है वहां पे स्क्वेमस सेल है, प्लस वहां पे केरेटिन है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, इतनी जो पार्ट है ना, इतना पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड भी बोल सकते हो, स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हो। इतने पार्ट को क्या बोलना है? स्ट्रेटिफाइड। अब जैसे जैसे ऊपर वाला चेंज होगा वैसे वैसे कंपाउंड के आगे जुड़ता जाएगा। जैसे ही मान लो कि आपकी सरनेम है शर्मा, तो वो आपके जो एंसिस्टर है उनकी आ गई। अब जैसे जैसे आपके पप्पा का नाम चेंज होता जाएगा, आपके पापा का नाम नहीं चेंज होता है, मतलब मान लो कि एक फैमिली ट्री है। ठीक है, इसमें उनके मान लो कि 5 बेटे हैं, हो गए 5 बेटे। अब दादाजी का नाम मान लो कि अ, मान लो क्या बोले, दादाजी का नाम अपन मान लेते हैं, बोलो कुछ भी, XYZ ऐसा रख दे, एक्स रख देते हैं, और उनकी सरनेम है शर्मा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्स शर्मा बोलेंगे।
ठीक है, एक्स शर्मा, या तो मनविंदर मान लेते हैं, मनविंदर शर्मा, ओहो दोनों अलग चीज हो गई, लेकिन मनविंदर शर्मा मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि मान लो कि इनके ये वाले बेटे का नाम है कुछ तो रमेश है, ठीक है, रमेश मान लेते हैं। तो रमेश मनविंदर शर्मा। इस वाले बेटे का नाम मान लो कि अ, कल्पेश है, कल्पेश मनविंदर शर्मा। तो देखो बेस सबका सेम रह रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन जैसे जैसे ऊपर का चेंज होगा, ऊपर स्क्वेमस सेल आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ऊपर केरेटिन आ गया स्क्वेमस सेल के साथ, तो केरेटिनाइज स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऐसे बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बोलना है इसको, ध्यान से समझ लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्क्वेमस सेल आ गए और उसके साथ केरेटिन आ गई, तो इसको नाम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना, केरेटिनाइज, ठीक है, सबसे ऊपर केरेटिन लेयर होता है, केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड। और सेल कौन सा आ गया है यहाँ पे, स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम, याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ये होती है स्किन में, अपनी जो स्किन होती है आउटर मोस्ट स्किन, ये बाहर वाली जो स्किन होती है वो बनी होती है केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको क्या याद रखना है, स्किन स्ट्रेटिफाइड की होती है, उसमें दो क्या चीजें होती है, एक होता है स्क्वेमस सेल और एक होता है केरेटिन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि इसके साथ आ जाते हैं स्क्वेमस सेल, लेकिन इसमें केरेटिन नहीं है, मतलब विदाउट केरेटिन। अब अपने को ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि नॉर्मली केरेटिन आ जाता है। कोई भी आप जब सेल देखोगे, जब लिप आप चाहे कोई भी में चले जाओ, आप डरमेट पढ़ोगे या आप ओरल, जो लोग डेंटिस्ट में जाएंगे वो ओरल हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे कि क्या होता है कि सबसे जो ये जो स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है ना, उसमें जो सबसे बाहर वाले जो सेल्स होते हैं ना कहीं केरेटिन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वैसे हर सेल करता है, लेकिन हर सेल स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है कि केरेटिन वेर आउट हो जाता है। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो केरेटिन पिग्नोसिस होता है, उसमें बहुत सारे खराब टर्मिनोलॉजी है जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो केरेटिन इन शॉर्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो कुछ में केरेटिन होता है, उनको अपन केरेटिनाइज बोलते हैं। अब जिनमें नहीं होता है उनको अलग से लिखना पड़ता है अपने को, और उनको लिखेंगे अपन नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, मुंह के अंदर जो स्किन होती है उसमें केरेटिन नहीं होता, वो भी तो स्किन है लेकिन उसमें केरेटिन नहीं होता, तो उसको लिखेंगे बकल म्यूकोजा, ठीक है, बकल कैविटी या बकल म्यूकोजा। दूसरा वजाइना में जो होती है, ओके, एनल कैनाल में जो होती है, और क्या होता है, फेरिंग्स। इतने एग्जाम्पल याद रखना है, ओके। मान लो, अच्छा जो अपन बार बार स्ट्रेटिफाइड लिख रहे हैं, तो स्ट्रेटिफाइड का जो ये बेस बेस वाला जो सेल्स है ना वो तो क्यूबॉइडल ही होगा। अपन ये जो आगे सब में लिख रहे हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम, वो यहाँ पे स्क्वेमस सेल आ जाते हैं, केरेटिन यहाँ पे आ जाता है, उसके हिसाब से अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये सब। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ गई, जहाँ पे पहले स्क्वेमस सेल आया था उसकी जगह अब क्या आ गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ऊपर केरेटिन वेरेटिन तो होता नहीं है, एपिथेलियम सेल्स नॉर्मली केरेटिन फॉर्म करते हैं, तो इसमें तो है नहीं, तो इसको लिखना ही नहीं है। अगर एपिथेलियम होता है तो अपने को लिखना पड़ता कि केरेटिन है कि नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं लिखने की जरूरत है। क्यूबॉइडल में सीधा लिखेंगे क्यूबॉइडल, यानी कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, इसके एग्जाम्पल कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, यस।
जितनी सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है या मेमरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वहां पे होती है ये। तो लिखो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है। अब स्क्वेमस आ गए, क्यूबॉइडल आ गए, अब कौन आएगा? तो अब आएंगे कॉलमनर सेल्स। ठीक है, लिखो। मान लो कि कॉलमनर सेल्स आ गए, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड, खास करके स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये या तो सिलिया के साथ हो सकती है या सिलिया के बिना हो सकती है। तो ये होगी विथ सिलिया विदाउट सिलिया। लिखो, लिखो, विथ सिलिया विदाउट सिलिया। ओके। विथ सिलिया जो होती है ना, उसके एग्जाम्पल सिलिया के साथ कहाँ पे होगी? ये होती है बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग में होती है। ओके। और विदाउट सिलिया होती है एपिग्लोटिस में। इसके अलावा होती है डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। जब अपन यूरेथ्रा की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि शुरुआत में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, यानी कि पहले शुरुआत वाला जो पार्ट होता है, वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। डिस्टल वाले पार्ट में आपके कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ह्यूमन का लेरिंग्स होता है, उसे लेरिंग्स में अपने को देखना। देखो, फेरिंग्स में अपन ने कौन सी पढ़ी थी, याद रखना। नॉन केरेटनाइज होती है। फेरिंग्स कहाँ पे होता है? पहले फेरिंग्स आता है। लेरिंग्स अपना वॉइस बॉक्स होता है। तो वॉइस बॉक्स जो होता है ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो कभी कभी क्या होता है, उसमें म्यूकस चला जाता है, बाहर से कचरा चला जाता है, तो सिलिया उसको बाहर फेंक देती है। तो वहां पे सिलिएटेड चाहिए, तो कौन सी सिलिएटेड होगी? कॉलमनर होगी। तो सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगी। याद रहेगा इतना? बहुत अच्छे से याद करना, एक एक एग्जाम्पल याद रखना। देखो, एक ही पेज में आपका मैंने स्ट्रेटिफाइड यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम आपको समझा दिया। ये दो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और एक पेज में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अच्छे से समझा दिया है आपको। ये ऐसे ही एज इट इज याद रखना है आपको। ठीक है? अब एक और टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेते हैं और बच्चों को लगता है कि भाई ये अलग से पढ़ना चाहिए। तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है तो। लिखो ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? तो नॉर्मली ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन करना। अब सिक्रीशन कौन करता था? क्यूबॉइडल सेल्स करते थे। और क्यूबॉइडल सेल्स आते हैं एपिथेलियम सेल्स में। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लैंड्स जो है वो बनी है किससे? एपिथेलियम सेल से। तो लिखो, आप इसकी डेफिनेशन लिखो कि ऑल ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियम। ऑल ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियम which secretes chemical substance। ओके। अब ग्लैंड्स कौन कौन से टाइप की हो सकती है? तो लिखो टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड की मैं बात करता हूँ। तो मेनली अच्छा, क्लासिफिकेशन है ना,
वो बहुत सारे हिसाब से हो सकता है। पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि एक ग्लैंड में सिक्रीटरी सेल्स कितने हैं उसके हिसाब से। तो इसमें याद रखना, या तो यूनिसेल्यूलर हो सकती है, या तो यूनिसेल्यूलर हो सकती है, या तो हो सकती है मल्टी सेल्यूलर। अच्छा, अब यूनिसेल्यूलर कौन सी हो सकती है, तो याद करो म्यूकस सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होती है उसमें एक ही सेल होता है, गॉबलेट सेल्स। उसका एग्जांपल लिखो, गॉबलेट सेल्स। हाँ, इसके अलावा पेनिक सेल भी आते हैं, कौन से, ये जीआईटी में पढ़ेंगे अपन। ओके, मल्टी सेल्यूलर में आप कोई भी लिख सकते हो, स्वेट ग्लैंड लिख सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये सब किस में आती है, मल्टी सेल्यूलर में। अब एक और तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन देखो, टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके हिसाब से, मेथड ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से। कोई पूछेगा भाई मेथड ऑफ सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, तो या तो कोई ग्लैंड एंडोक्राइन हो सकती है, या तो कोई ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन हो सकती है, या तो कोई ग्लैंड कैसी हो सकती है, मिक्सोक्राइन, नॉट क्राइन, इसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। अब ये क्या बात हो गई, देखो ध्यान से समझना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, उनका सिक्रीशन अलग होता है, एक्सोक्राइन का अलग होता है, और हेट्रोक्राइन का अलग होता है। जैसे कि एंडोक्राइन में क्या होता है, ध्यान से समझना, एंडोक्राइन वाली जो ग्लैंड्स होती है उनके पास सिक्रीशन के लिए कोई पाइप नहीं होती है, डक्ट नहीं होते, वो सीधा उनका सिक्रीशन ब्लड में दे देता है, इसको बोलेंगे डक्ट लेस सिक्रीशन होता है उनका। ओके, पहली बात। दूसरा, सिक्रीट्स डायरेक्ट इन ब्लड, सीधा ब्लड में कर देंगे। ओके, जैसे कि कोई भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल लिख लो, जो भी आपको पता है, जैसे थायराइड हो गई, एड्रिनल हो गई, जो भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पता है, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, कुछ भी लिख सकते हो। एक्सोक्राइन में क्या होती है, इनमें होता है सिक्रीशन थ्रू डक्ट। जितनी भी अपन जीआईटी में ग्लैंड्स देखते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स हो गए, ये डक्ट वाली होती है। हेट्रोक्राइन में क्या होती है, ये कुछ खास प्रकार की ग्लैंड्स है, इनके पास एंडोक्राइन वाला कंपोनेंट भी होता है, प्लस एक्सोक्राइन वाला भी कंपोनेंट होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल खास याद रखना कि पेनक्रियास जो होता है, ये दोनों से सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। उसी तरीके से गोनेड्स, ये भी एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन होता है। गोनेड्स पता है, टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, मतलब कि अब सिक्रेशन क्या होगा, ध्यान से समझना इसको, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट है। इसमें पहला होता है मेरोक्राइन या मिरोक्राइन ग्लैंड। देखो मिरोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं, ये जो सिक्रेशन करते हैं वो करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। मतलब मान लो कि ये सेल्स है,
तो इन सेल्स ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। अब क्या करेंगे, ये सेल्स जो होते हैं ना, वो विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी लॉस, ऐसा नहीं होगा कि सेल्स खुद ही चला गया, ऐसा नहीं करेंगे। ये उनकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे बाहर, बाहर कर दिया। यानी कि यहाँ पे कुछ लॉस्ट नहीं हो रहा है, सेल का लॉस्ट नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। देखो अब क्या होता है कि मान लो अगर ये एक्सोक्राइन है तो डक्ट के थ्रू कहीं चली जाएगी, और एंडोक्राइन है तो सीधा ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन मीरोक्राइन का मतलब होता है ये क्या करती है, डिफ्यूजन के थ्रू उनका सिक्रेशन रिलीज करती है। ओके, ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड जो है, और दूसरी स्वेट ग्लैंड। अब आप ध्यान से समझो, सलाइवरी ग्लैंड मीरोक्राइन है यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू करती है, और साथ ही साथ एक्सोक्राइन है यानी कि वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आया हुआ सिक्रेशन वो डक्ट के थ्रू ले जाएगी कहीं पे। तो सलाइवरी ग्लैंड को किसे बोलेंगे, मीरोक्राइन। इधर देखो ध्यान से, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पे भी सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे भी सलाइवरी ग्लैंड है, और ऊपर भी है, तो इसको बोलेंगे मीरोक्राइन, एक्सोक्राइन, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ऐसे इनके क्लासिफिकेशन याद रखने होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले तो आपको याद रखना है। दूसरे जो टाइप्स की क्लासीफाई कर सकते हैं वो होती है एपोक्राइन। अब एपोक्राइन क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। इनमें क्या होता है कि मान लो कि ये सेल है, सेल ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, और सेल को ऐसा लगता है कि हम इसको बाहर रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करता है कि इतना जो पार्ट होता है ना जहाँ पे प्रोडक्ट बना है उसका लॉस कर देता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो सेल छोटे हो गए पहले से, और ये प्रोडक्ट सेल के खुद का लॉस कर देता है, यानी कि खुद पॉकेट बना के देता है, खुला नहीं छोड़ता। फिर से अगर एक्सोक्राइन होगी तो ये डक्ट के थ्रू जाएगी, और एंडोक्राइन होगी तो क्या होगा, हो जाएगा ब्लड में चली जाएगी। लेकिन मेन बात क्या है, एपोक्राइन में क्या होता है, लॉस ऑफ सेल होता है। लेकिन लॉस कैसा होता है, पार्शियल होता है, यानी कि पूरा सेल नहीं गया, जितने पार्ट में सिक्रेशन हो रहा था उसको एक जगह पे इकट्ठा किया और उतने पार्ट का पाउच बना के दे दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो इसका एग्जाम्पल है, अच्छा वाला। ठीक है, ओके, इसीलिए उनमें आईजीए भी आता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, ये याद रखना। तीसरी जो ग्लैंड्स होती है उसका नाम याद रखना आप, होती है ये होती है होलोक्राइन ग्लैंड। इनके नाम में ही है, देखो ध्यान से समझना, होलो मतलब पूरा, होल। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड। होलो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि पूरा का पूरा सेल लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि मान लो कि ये, और ऐसा मत समझो कि सेल लॉस्ट हो गया, फिर से नया सेल जनरेट कर लेते हैं, अगले सिक्रेशन के लिए नया सेल जनरेट कर लेते हैं ये लोग। ये मान लो कि सेल का ये बना, अब इनको मान लो कि सिक्रेशन करने की बारी है, तो ये पूरा का पूरा सेल है ना, उसको बोलेंगे कि जाओ भाई यहाँ से, तुम्हारी जरूरत पड़ी है कहीं पर, तो ये सेल चला गया। सेम अगर ये एक्सोक्राइन होगी तो वैसे, एंडोक्राइन होगी तो वैसे। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ सेल, पूरा का पूरा सेल जा रहा है। इसमें कौन सी ग्लैंड्स आती है, ध्यान से समझना। इसमें आती है, एक तो आती है मिबोमियम ग्लैंड्स। कौन सी आती है, मिबोमियम, मिबोमियम ग्लैंड्स। दूसरी आती है ग्लैंड ऑफ जीज, और तीसरी आती है सिबेशियस ग्लैंड। ओके, ये जो ऊपर वाली दो ग्लैंड है और नीचे वाली, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सीबम सिक्रेट करती है और ये ऑयल सिक्रेट करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज कि ये होती कहाँ पे है। ये बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो भी आगे आपको काम में आएगी।
ये क्या है, मैंने आई बनाई एक, थोड़ी गंदी बनाता हूँ मैं आई, लेकिन बनाई है अभी। ठीक है, ये है आई। अब आई में आप देखो, एक तो होता है आई के पास आईलैश होता है और आईलिड होती है। आईलिड मतलब क्या होती है, आईलैश मतलब जो हेयर्स होते हैं वो, आईलिड मतलब जो अपन आंख बंद करते हैं तो जो स्किन होती है उसको आईलिड कहते हैं। ओके, तो जो ग्लैंड ऑफ जीस जो होती है ना, वो आईलैश पे होती है। जो आपके ग्लैंड ऑफ जीस जो है वो कहाँ पे होगी, आईलैश पे होगी। और जो ग्लैंड मिबोमियम ग्लैंड है जो, वो आईलिड पे होगी। इतना याद रहेगा, इतना आपको याद रखना है ठीक है। ठीक है, तो ये आज अपन ने कौन कौन सी चीजें पहले पढ़ी वो याद करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने आज मैंने आपको बताया कि एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम रह जा रहा था। वो क्यों रह जा रहा था उसकी बात की। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में कुछ नहीं है, यहाँ पे बेस में कुछ और सेल्स आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई इनके ही दो लेयर, इनका कोई दो लेयर नहीं, इनके एक ही लेयर है। तो ये सिंपल, ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि फॉल्स लेयर है, अगर फॉल्स लेयर है तो किसका टाइप होगा, सिंपल का टाइप होगा, तो इट इज टाइप ऑफ सिंपल। ओके, दूसरा पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटिफाइड यानी कि जिनके पास लेयर होंगे उनको कंपाउंड बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड का ही एक सब लेयर है, लेकिन ये कुछ अलग है, इसलिए इसको अपन ने अलग से पढ़ा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसमें क्या होता है कि भाई जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे स्ट्रेच हो सकते हैं, इसको इसीलिए इसको बोला जाता है कि फ्लेक्सिबल ये एपिथेलियम होती है। और ये अपने को कहाँ पाई जाती है, ध्यान से समझना कि जो किडनी वाला जो पार्ट होता है, रीनल पेल्विस से लेके यूरेटर से लेके यूरिनरी ब्लैडर से लेके यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट तक ये पाई जाती है। डिस्टल पार्ट में कौन सी होती है, विदाउट सीलिया वाली जो अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड, जो कॉलमनर लेयर थी वो पड़ी थी, वो आएगी। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई जहाँ जहाँ एक चीज समझना कि स्ट्रेटिफाइड लेयर जो होती है वहां पे ऊपर का लेयर चेंज होगा, वैसे वैसे उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड लेयर में ऊपर स्क्वेमस सेल्स आ गए और कैरेटिन आ गया, तो इसको बोलेंगे कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, दूसरा स्क्वेमस सेल्स है लेकिन विदाउट कैरेटिन है। तो मैंने आपको बताया है कि एपिथेलियम सेल्स जो होता है ना, उसके पास पावर होती है कि वो कैरेटिन फॉर्म कर सके। खास करके ये प्रॉपर्टी स्क्वेमस सेल के पास होती है, तो इसमें अपन को बोलना पड़ता है कि कैरेटिन है या नहीं है। तो कैरेटिन वाली कहाँ पे होती है, स्किन पे होती है। जो कैरेटिन वाली नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये कहाँ पे होती है, बकल म्यूकोजा पे होती है, वजाइना में होती है, एनल कैनाल में होती है और फेरिंग्स में होती है। ओके। फिर मैंने आपको बताया कि एक होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर ऊपर वाला लेयर जो है ये वाला वो क्यूबॉइडल शेप में हो तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये होती है जहाँ पे सिक्रीशन का काम है। क्यूबॉइडल सेल्स का पहले से काम कहाँ पे होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। तो अपन ने दो डक्ट पढ़ी, एक होती है डक्ट सलाइवरी ग्लैंड की और दूसरी डक्ट होती है मेमोरी ग्लैंड की। इन दोनों जगह पे अपन को क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलता है। ओके, एक होता है कॉलमनर सेल्स। अब जैसे ही यहाँ पे कॉलमनर सेल्स आ जाते हैं, कॉलमनर सेल्स आ जाते हैं, तो कॉलमनर सेल्स जो होते हैं वो विथ सिलिया आते हैं या तो विदाउट सिलिया आते हैं। विथ सिलिया जो आते हैं वो आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, है ना, ये होता है। लेकिन अपन को याद रखना है कि अपने वॉइस बॉक्स में, जैसे कि अभी मेरा गला खराब हो गया तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, तो क्या होगा कि वहां पे जो सिलिया होगी वो जो ये म्यूकस जनरेट हो रहा है उसको कफ के फॉर्म में बाहर कर देगा। तो वो होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, दूसरा विदाउट सिलिया कहाँ पे होती है, तो अपने जो एपिग्लोटिस है जो एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ये सब सारे अभी नाम याद रख लो, इन सब की हिस्टोलॉजी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एपिग्लोटिस में होती है डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, प्रोक्सिमल में कौन सी होती है, अभी याद रख लोगे तो जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना तब अपन को याद आ जाएगा कि अरे यार हाँ इसमें तो ये था, इसमें तो ये था, तो इसलिए आपको पहले याद करना होता है सिर्फ। ठीक है, डिस्टल पार्ट में कहाँ पे, मेल यूरेथ्रा का जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पे होती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया जिसका नाम है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कुछ नहीं है, ग्लैंड्स जो होती है वो मॉडिफाइड एपिथेलियम ही होते हैं। यूनिसेल्युलर में गॉबलेट सेल्स, पेनिस सेल, ये सारे सेल्स आते हैं कि जो खुद सेल्स है, और एक सिंगल सेल जो होता है दैट एबल टू एक्ट लाइक अ ग्लैंड, यानी कि वो कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या होता है मल्टी सेल्युलर में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई या जीआईटी की, अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को जीआईटी बोलता है। ठीक है, जीआईटी की आप कोई भी बोल सकते हो। ओके, अब मैंने आपको ये बताया कि भाई सेल के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा कि भाई मेथड ऑफ सिक्रीशन, यानी कि डक्ट के साथ कर रहा है कि विदाउट डक्ट कर रहा है। अगर डक्ट के साथ कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड,
विदाउट डक्ट सीधा ब्लड में दे रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। उसके एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे। अभी आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ऐसे लग रहा होगा है, एट द एंड ऑफ ईयर आपको पता चलेगा कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल आपको ऐसे ही याद है। हेट्रोक्राइन में क्या होता है, दोनों होते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, पेनक्रियाज और गोनेड्स जो होते हैं वो हेट्रोक्राइन में आते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, यानी कि सेल का कितना लॉस हो रहा है। अगर सेल का कुछ लॉस नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू दे रहा है, तो वहां उसको बोलेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड आती है। अगर कुछ अमाउंट में वो लॉस कर रहा है, यानी कि पार्शियल लॉस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एपोक्राइन ग्लैंड, इसमें मेमोरी ग्लैंड आती है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि होलोक्राइन ग्लैंड करके होता है, जिसमें पूरा का पूरा सेल चला जाता है, और उसमें आई याद रखना है। आई, आप रोते हो तो सब चला जाता है, ऐसे याद रखो। तो आई, आई के पास कौन सी ग्लैंड होती है, मिबोमियम ग्लैंड होती है। दूसरी कौन सी होती है, ग्लैंड ऑफ जीस होती है। और तीसरी जो अपने बॉडी पे सीबेसियस जो ग्लैंड होती है वो, जब सीबम प्रोड्यूस होता है तो आप ऐसे स्किन को रब करके देखना, स्किन पे सीबम प्रोड्यूस होता है तो आप देखोगे एक तो डेड सेल्स आएंगे, और उसके साथ जो सीबम एक जैसे लेटेक्स जैसा कुछ अपने को स्टिकी अच्छा नहीं लगेगा वैसा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो वो जो ग्लैंड होती है तो वो भी पूरा का पूरा सेल का क्या करती है, लॉस करती है। आप आँख में देखोगे तो ये जो वाला आईलिड वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे आप देखोगे दोनों टाइप, सुबह जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, आँखें अच्छे से वॉश करनी पड़ती है। कभी-कभी बहुत लोग हैं ना, आँखें क्लीन करने की आदत नहीं होती है, या किसी को आई का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आईलैशेस पे भी ये सब चीज़ें जमा हो जाती है, पूरे के पूरे सेल्स जमा होते हैं। तो इतने जमा हो जाते हैं कि अपन को नेकेड आई पे वो दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया। अभी जो आगे का मैं आपको बताता हूँ कि आगे के लेक्चर में अपन क्या कवर करने वाले हैं कल के। उसमें अपन कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होते हैं, मेनली ब्लड वाला जो पार्ट होता है ना, वो मैं कनेक्टिव टिश्यू में ही कवर करवा देता हूँ। तो आप अगर हार्ट पढ़ रहे हो, जब अपन हार्ट पढ़ेंगे तो सीधा उसमें हार्ट पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में अपन जब हार्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें ब्लड पढ़ते हैं। नहीं, मैं इधर ही ब्लड आपको कंप्लीट करवा दूंगा कनेक्टिव टिश्यू में ही। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू 2 दिन चलेगा। पहले दिन मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, और दूसरे दिन मैं आपको उसमें कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू है वो बताऊंगा। और तीसरे दिन मैं आपको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स और ब्लड, याद रखना बोन भी मैं इधर ही कवर करवाने वाला हूँ। तो आप ऐसा मत समझो कि भाई एपिथेलियम टिश्यू यानी कि ये जो टिश्यू वाला पार्ट है वो छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं आने वाला, नहीं, सब आने वाला है, इधर से ही आएगा। ठीक है, तो स्केलेटन में जो बोन्स और कार्टिलेज है वो भी मैं इधर कवर करवा लूंगा, ब्लड वाला पार्ट भी मैं इधर ही कवर करवा दूंगा। तो और 2-3 लेक्चर आपका एनिमल टिश्यू चलेगा, लेकिन अगर ये कवर कर लिया तो बहुत सारे चैप्टर के बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और 2-3 दिन चलाने के बाद इसके बाद अपन जो कवर करेंगे वो कौन सा होगा, अपना जीआईटी शुरू कर देंगे। जीआईटी के ऑलरेडी 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, वो देख लेना आप, और सीधा उसके बाद से ही चालू करेंगे अपन। ओके, चलो, थैंक यू।